ठुमरे ठुमरे सावरिया अचरा उड़ी उड़ी जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। जिस भाई ने तुम्हारी जिंदगी संवारी तुम उसी के दुश्मन बन गए। तुम्हारे साथ और भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था ना, जिनको मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। मिस्टर मित्तल, भटनागर, सक्सेना। नंदिनी, आधी रात को जब हर कोई सोया हुआ है तो आप अभ्यास कर रही हो? माधव भैया, क्या है ना, बहुत सो लिया। सोकर मैं अपना समय नहीं गंवाना चाहती। अब जगना होगा, तभी बाबा के चेहरे पर खुशी आएगी। आपको तो इस घर में बेटा बनकर पैदा होना था। अब बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना होता है माधव भैया। सच कहती हूँ, पर ये उन्हें समझना चाहिए जो बेटी को अभिशाप मानकर उसे कोख में ही मार डालते हैं। सही कहा माधव भैया, अपराध है वो, पाप है। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती, जानते हैं।
बाबा ने कभी मुझ में और कबीर और ललित में कोई फर्क नहीं किया। और वैसे भी जब मैं पैदा हुई थी, बाबा ने सारे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाई थी। इतने खुश थे। हमेशा कहा करते हैं कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। आप तो सचमुच घर की लक्ष्मी हो। मैं बस बाबा की इस विरासत को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। आप जानते हैं माधव भैया, माँ हमेशा कहा करती है कि जब भी कबीर के लिए कोई भी खिलौना बाबा लाते थे ना, तो मेरे लिए 2 लाते थे और अपने कंधे पर बिठाकर ठुमरी सुनाया करते थे। मैं बस अपनी बाबा की विरासत को बहुत आगे लेकर जाना चाहती हूँ। आपके गाने में अब वो सारी खूबियाँ आ गई हैं। अब आप जब गुरुजी के सामने गाओगी ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने प्रण ले लिया है माधव भैया, अब अपनी पूरी जिंदगी ठुमरी गाने में लगाऊंगी। अब एक नया इतिहास बने। गुरुजी बताते हैं बनारस घराने में ठुमरी गाने वाली ज्यादातर महिलाएं ही रही हैं, और अब वो परंपरा आपके नाम से जानी जाएगी। माधव भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं नंदिनी नहीं, मुझ पर पाप मत लगाओ, मैं इस लायक नहीं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो माधव भैया? मैंने तो आपको हमेशा अपने से बड़ा माना है। भैया कह के पुकारती हूँ आपको, और बड़े भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन को इतना आशीर्वाद तो दोगे ना कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो जाऊं। आप सबकी कामयाबी के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। ठुमरी गायकी में आपका नाम चांद सूरज की तरह अमिट हो, बस यही आशीर्वाद दो। हेलो, हाँ कौन? भूषण? हाँ बोलो, आज कैसे याद आ गई? कैसे चल रही है तुम्हारी राशन की दुकान? क्या तुम्हें संगीत शिरोमणि का पुरस्कार दिया जा रहा है? अरे वाह, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। किसका फोन था? भूषण का। भूषण कुछ दिनों तक मेरी शागिर्दी में था, फिर उसने राशन की दुकान खोल ली। क्या हुआ उन्हें? हुआ ये कि एक सच्चे और अनुभवी कलाकार का उपहास किया जा रहा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। मैं आपकी बात नहीं समझी। अरे भूषण, जिसे सुर और ताल का ज्ञान ही नहीं है, उसे संगीत शिरोमणि का पुरस्कार दिया जा रहा है। कमाल है, ये पुरस्कार देने वाली कमेटी को समझ में नहीं आता है किसे पुरस्कार देना चाहिए और किसे नहीं। मुझे तो लगता है कि सब दिमागी दिवालेपन का शिकार होते जा रहे हैं। पुरस्कार और उपाधि की कोई अस्मिता रह ही नहीं गई है। ऐसे लोगों को पुरस्कार देकर समाज के सामने क्या आदर्श रखना चाहते हैं ये लोग? यही कि सिफारिश और चाटुकारिता के बल पे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोड़िए, जब किसी को प्रतिभा की कदर नहीं तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? वैदेही, मैं दुखी इस बात से हूं कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या इस समाज में संगीत के सच्चे साधकों की कोई कदर होगी या नहीं? मूर्ख लोगों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? मेरा त्याग, मेरा समर्पण किसी को दिखाई नहीं देता। इस पुरस्कार का असली हकदार मैं हूं या नहीं? ये पुरस्कार तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। राशन की दुकान चलाने वाले को संगीत शिरोमणि? मैंने किसी की पीठ नहीं थपथपाई, किसी की चाटुकारिता नहीं की, किसी का पिछ लग्गू नहीं बना, तो मुझे किसी लायक नहीं समझा। उनके लायक समझने से क्या होता है? आपकी काबिलियत को लोगों ने माना है। आप ठुमरी के बड़े गायक थे और रहेंगे। ये जोड़ तोड़ करके पुरस्कार पाना आप नहीं कर सकते। मतलब जोड़ तोड़ करके पुरस्कार पाने वाले हमारे सामने छाती तान के चलेंगे और हम उनके सामने बौने बनकर रह जाएंगे? नहीं वैदेही, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता। नमस्ते वाणी जी। नमस्कार। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, हम पहले कभी मिले नहीं ना। आपकी पत्नी मुझे जानती भी हैं और पहचानती भी हैं। ओह, तो आप माया से मिलने हैं। मैं पूछ सकता हूँ आखिर आपको काम क्या है? देखिए, आपको बताने का कोई फायदा नहीं। आप माया जी को बुलाइए, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है। माया, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। अरे माथुर साहब, आप कब आए? बस अभी अभी आया। आने से पहले एक फोन तो कर देना चाहिए था। नहीं, कल हमारी बात हुई थी ना फोन पर, आपने कहा था आ जाना। देखिए, आपसे मिलने के चक्कर में मैं आज काम पर भी नहीं गया। ओके। गोविंद, ये अपने कबीर के होने वाले ससुर हैं, मिस्टर माथुर। होने वाले ससुर? मेरा मतलब है कि कबीर की इनकी बेटी संजना से कोर्ट मैरिज होने वाली थी। ओह, तो ये तुम्हारी साजिश के मोहरे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, वो भी चाहते थे। इसमें साजिश की बात कहाँ से आ गई? क्यों? कबीर को घर जमाई बनाकर साजिश नहीं कर रहे थे आप लोग? तुम्हें तो ना कभी भी बेकार की बातों का दौरा पड़ जाता है। तुम अभी ऑफिस से थके हुए आए हो, एक काम करो, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। मुझे माथुर साहब से कुछ बातें करनी है। देखो माया, तुम्हें जो बात करनी है यहाँ पर करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे सामने मैं क्या बात करूंगी इनसे? माथुर साहब, एक काम करिए, आप इधर आइए। नहीं माया, तुम इन्हें लेकर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने यही करोगे, समझे तुम? आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम ऐसी कौन सी नई साजिश कर रहे हो। अरे पांडे जी, आप बेकार में नाराज हो रहे हैं। हमारी कुछ पर्सनल बातें हैं, हम आपके सामने नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो आप मेरे ही घर में मेरी वाइफ से पर्सनल बातें करेंगे? देखिए, आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने कीजिए। बैठिए आप। और आपको जरूरी बात करनी है, कीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूं। भाई साहब, आप तो बेकार में गर्म हुए जा रहे हैं। आप अपनी पत्नी को इतनी भी आजादी नहीं देते कि वो किसी और से बात कर सके। देखिए माधव साहब, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे अपनी वाइफ को कितनी आजादी देनी चाहिए, समझे आप? गोविंद, क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्लीज। उनकी बेटी का रिश्ता टूटा है। अब ऐसे में एक पिता के ऊपर क्या बीतती है तुम्हें बताना पड़ेगा क्या मुझे? देखिए, हम यहाँ साजिश करने नहीं आए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, हम उस मसले पर बात करने आए और आप कुछ और ही सोच रहे हैं। अरे बात करने आए तो कीजिए ना, रोका किसने आपको? कीजिए बात। माया जी, मैं अपनी संजना को लेकर कहां जाऊं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपकी बातों में आ गया। आप गलती किया तो भुगतिए ना, इसमें ये क्या कर लेंगे? गोविंद, मैं बात कर रही हूं ना। देखिए माथुर साहब, कबीर को तो आपको भूलना ही पड़ेगा। बड़ी दूर की सोची थी आप लोगों ने कि कबीर को घर जमाई बनाकर बड़े भाई साहब को गहरी चोट देंगे आप, लेकिन मात खा गए। आपकी पत्नी के कहने पर हमने किया था, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी सब, और आज कह रही हैं कि कबीर को भूल जाओ। देखिए माथुर साहब, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हमारी बेटी की जो बदनामी हुई, उसका क्या? 2 रात कबीर छिप कर बैठा था मेरे घर पर। देखिए, उसे छुपा कर रखने के लिए मैंने तो नहीं कहा था आपसे। अब तो आप हर बात से मुकर रही हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना दिया
कौन करेगा उससे शादी? पंडित शिव शंकर के साथ आप बदला लेना चाहती थी ना, उसे हम क्यों भुगते हैं? वाह माधव साहब, कैसे बाप हैं आप? किसी के कहने पर आकर आपने अपनी बेटी को ही दांव पर लगा दिया। हम इतने बुरे बाप थे नहीं, हमें बनाया गया है और आपकी पत्नी ने हमें बनाया है। माया जी, अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोविंद देखिए, माथुर साहब, अगर आपकी बेटी की शादी उस घर में हो गई होती ना, तो आज आप मेरे पैरों का पानी धोकर पी रहे होते। और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। इल्जाम न दूं तो क्या करूं? बदनामी के डर से अपनी बेटी का गला दबा दूं? सारा शहर जानता है कि कबीर और सजना में कुछ था। इसकी बदनामी की आंच अगर मुझ तक आई ना, तो माया जी, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, याद रखिएगा। माथुर साहब, बहुत हो गई बातचीत। गेट आउट फ्रॉम हियर। आप सो रहे थे या जाग रहे थे, या आप जागे हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आज के बाद आप इस घर में दिखाई नहीं देंगे। गेट आउट। ये गेट आउट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अखियाँ गुरुदर सन को प्यासी, अखियाँ गुरुदर सन को प्यासी, काहो के मन की को न जाने, काहो के मन की को न जाने, अखियाँ गुरुदर सन को प्यासी। लोगन के मनहासी, लोगन के मनहासी, आँखियाँ गुरुदर्शन को प्यासी, अखियाँ गुरुदर्शन को प्यासी, अखियाँ गुरुदर्शन को अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम जावेद साहब। इसे संजोग कहूं या अपना सौभाग्य, जब भी किसी उलझन में होता हूं, सामने आप ही को पाता हूं। यही तो अपनी दोस्ती है सरकार। हमारी इस दोस्ती को किसी की नजर न लगे। जावेद साहब, बहुत सारे दोस्त आए, बहुत सारे दोस्त गए,
बहुत सारे दोस्तों को देखा, लेकिन अब तो सिर्फ आप ही बचे हैं। मिलते हैं अब तो सिर्फ जरूरत के मोड़ पर। ये शहर दोस्तों का नहीं, व्यापारियों का है। भाई वाह, बहुत खूब जावेद साहब, बहुत खूब। अरे वैदेही, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, कुछ अच्छा सा बना के लाइए। अभी भिजवाती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूं सरकार? आप ये मेढकों के टर्राने से दुखी हो गए? जावेद साहब, वैदेही ने कुछ कहा आपसे? वही तो है जो आपकी हर तकलीफ को महसूस करती है। अना है वो, स्वाभिमान है आपका। जावेद साहब, मेरे स्वाभिमान को मेरी बिरादरी वालों ने ही चोट पहुंचाई है। सरकार, वो सब बिके हुए लोग हैं, उनका अपना खुद का जमीर नहीं है। जावेद साहब, पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है। वैचारिक मतभेद का यह मतलब तो नहीं कि किसी की काबिलियत को नकार दिया जाए। ये शिकायत आपको किससे है? उनसे जिनकी अकल घुटने में। सेमिनार में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हैं। सच्चे कलाकार की किसी को पहचान ही नहीं है। इसीलिए तो इस देश में से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। सरकार, न धूप देर तक रहती है न साया देर तक। इस हीरे को पत्थर समझ के कब तक नकारेंगे लोग? जावेद साहब, कुछ भी कहिए, मेरे संघर्ष और अनुभव को ठुकराया गया है। इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने मेरी प्रतिभा को नकारा है, क्योंकि मैं किसी के तलवे नहीं चाटता। इसलिए उससे कुछ छुपा नहीं है सरकार। कहां कहां से गुजर के आप यहां तक पहुंचे हैं। आपकी काबिलियत को किसी पुरस्कार की जरूरत है क्या? अरे आज ठुमरी गायकों में आपका नाम सबसे ऊपर है। ठुमरी गायकों में आप जैसा नाम किसी का है क्या? इस शहर की इन कमेटियों में बैठे हुए लोग ये नहीं मानते। न माने, आपकी लोकप्रियता को कोई नकार सकता है क्या? ओफो, वेरी गुड। देखो देखो, मैं मार दूंगी। कंटिन्यू।